हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ दी बायोगेनर क्लासेस। चलिए, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारी यूनिट थी जेनेटिक्स, और हमने जैसा कि आपको बताया था कि जो आपकी जेनेटिक्स यूनिट है उससे आपके 18 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ हो और आपका जेनेटिक्स से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर था इनहेरिटेंस, वो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ठीक है, तो उसको हमने देख लिया था। जो मेंडल थे आपके, उन्होंने क्या अपने नियम बनाए थे, तो उनके नियम को हमने समझा था। और आज ही हमारा चैप्टर है उसी यूनिट का है, और टोटल आपका जो चैप्टर चल रहा है वो 5वां है और उस यूनिट का सेकंड है। तो आज हम चैप्टर देखेंगे वंशागति का आणविक आधार। ठीक है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या जाता है, आज हम उसको समझेंगे और उस अणुओं को समझेंगे, उन मॉलिक्यूल्स को समझेंगे। ठीक है, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये स्क्रीन पर लिखा है, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, चलिए, और ये जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये दिया है क्विक रिव्यू। इसको आप अगर पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करो और पढ़ लो। ठीक है, और हर लेक्चर की तरह हम क्या करेंगे सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको दिखा देंगे जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, और सारे इंपॉर्टेंट आपको देखने हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब वीडियो को स्टार्ट कर लिया और आप उसको सही से देख नहीं रहे हो। और मैंने देखा था कि लास्ट वीडियो में व्यूज़ तो काफ़ी अच्छे आए थे, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हो। एक लाइक कर दो, अगर आप लोगों का थोड़ा सा भी हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक करो, और एक कमेंट अच्छी सी करो, जिससे मुझे पता तो चले कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सही है आपके लिए या नहीं। ठीक है, और फीडबैक दिया करो कि किस तरह से लेक्चर अपलोड करूँ और किस तरह से आपको कंटेंट प्रोवाइड करूँ। चलिए, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न, और ये आपका 1 नंबर का है, आपको पता ही होना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, फास्फोडाइएस्टर बंध उपस्थित हैं, 2017 में पूछा गया। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि 17 में पूछा गया तो 24 में ना पूछा जाए। ठीक है, ये 1 नंबर के हैं, इनको आप सभी को याद कर लो। अब इसमें भी अगर मैं इंपॉर्टेंट बताने लग जाऊँगा तो क्या फ़ायदा है। 1 नंबर तो तैयारी कर सकते हो, ये ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 9 होंगे, 6 हैं, बस इनको सभी को याद कर लो। ठीक है, इतना नहीं कर पाओगे तो कैसे चलेगा काम। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, फास्फोडाइस्टर बंध उपस्थित हैं, 2017 में पूछा गया। ऑप्शन का है एडीपी में, खा है एटीपी में, गा है सीएमपी में, और घा है इनमें से किसी में नहीं। तो आंसर नंबर घा है आपका, इनमें से किसी में नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, हरगोविंद खुराना जाने जाते हैं, 15 में पूछा गया, 17 में पूछा गया। तो ऑप्शन का है आपका प्रोटीन संश्लेषण के लिए, खा है आरएनए संरचना की खोज के लिए, गा है डीएनए संरचना की खोज के लिए, घा है डीएनए लाइगेज एंजाइम की खोज के लिए। तो आंसर है आपका का वाला, प्रोटीन संश्लेषण के लिए। ठीक है, तो याद कर लो इनको, क्या दिक्कत है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, डीएनए और आरएनए में समानता है, 2017 में पूछा गया। का में दोनों न्यूक्लियोटाइड्स की पॉलीमर श्रृंखला है, खा दोनों में एक समान शर्करा पाई जाती है, गा दोनों एक समान पायरिमिडेंस से युक्त होते हैं, घा दोनों इकरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के रूप में होते हैं। तो आंसर है आपका का, दोनों न्यूक्लियोटाइड्स की पॉलीमर श्रृंखला है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, संदेशवाहक आरएनए का निर्माण होता है, 17 में पूछा गया। का है केंद्रक में, खा है राइबोसोम में, गा है गोल्गी कॉय में, और घा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो का है आपका आंसर नंबर का, केंद्रक में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, आरएनए अणु में थाइमिन का विस्थापन होता है, 2018 में पूछा गया। का में है ग्वानिन द्वारा, खा है यूरेसिल द्वारा, और गा है साइटोसिन द्वारा, और गा है एडेनिन द्वारा। तो ये खा हो जाएगा यूरेसिल द्वारा। ठीक है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन आप ये भी याद रखना, डीएनए और आरएनए में एक और डिफरेंस यही होता है। ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना है कि डीएनए में थाइमिन पाया जाता है, और जो आरएनए होता है इसमें यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, इतना याद रखो, और ये तो क्वेश्चन ही उसी प्रकार का है, 18 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, डीएनए के रासायनिक चाकू हैं। ठीक है, तो का है एंडोन्यूक्लियस, खा है पॉलीमरेज, गा है लाइगेज, और गा है ट्रांसक्रिप्टेज, 2022 में पूछा गया। तो का है आपका एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, चलिए, आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव थे मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब ये वाली जो लाइन लिखी है इसको आप ध्यान से देखो। सर्वप्रथम फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी। तो न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की, फ्रेडरिक मिशर ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभन हेतु प्रारंभक प्रकूट है। ठीक है, तो कौन सा है, 2022 में पूछा गया। का पे दे रखा AUG, खा पे दे रखा UAG, गा पे दे रखा UGA, और घा पे दे रखा UAA। तो आपको याद रखना है जो AUG है
ये क्या है, प्रोटीन संश्लेषण का स्टार्टिंग कोडान है, ठीक है, प्रारंभिक कोड है। और ये किसको कोड करता है, किस अमीनो एसिड को, मेथियोनिन को, याद रखना, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न की, ठीक है। ये भी आपका 1 अंक का होता है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा कुछ लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें अब देखो क्या है कि इसमें भी अगर मैं इंपॉर्टेंट आपको बता दूं तो काम नहीं चलेगा, एक एक लाइन के है ना, तो इनको याद कर लो, ये ऑब्जेक्टिव बनकर भी आ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो फटाफट हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जीन की परिभाषा दीजिए, ये कहाँ पाए जाते हैं, 2014 में पूछा गया। उत्तर है आपका, एक जीव के किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले मेंडेलियन कारक या फैक्टर को जीन कहते हैं। यह आनुवंशिक पदार्थ की एक प्रक्रिया की इकाई होती है, जीन गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, जीनोम पर टिप्पणी लिखिए, 2019 में पूछा गया। तो जीनोम क्या है, किसी भी जीव में गुणसूत्रों के अगुणित सेट यानी हैप्लॉइड सेट को जीनोम कहते हैं। जीनोम युग्म को यानी अर्थात जीव की अगुणित अवस्था में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या को दर्शाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी आवृतबीजी यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट के परागकण में 12 गुणसूत्र हैं, तो उस पौधे की पत्ती, तने व जड़ की कोशिकाओं में 24 गुणसूत्र होंगे, अर्थात उस पौधे का जीनोम 12 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, न्यूक्लियोसाइड्स तथा न्यूक्लियोटाइड्स में अंतर बताइए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग यही नहीं समझ पाते हैं कि साइड क्या होता है और टाइड क्या होता है। देखिए आंसर नंबर पहला समझिए, एक न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक अम्ल की एक पूर्ण इकाई है, जबकि न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फेट मूलक PO4 की कमी होती है। दूसरा, स्वभाव में न्यूक्लियोसाइड्स बेस होते हैं, क्षारीय होते हैं, जबकि न्यूक्लियोटाइड्स एसिड होते हैं, अम्लीय होते हैं। क्वेश्चन 4, न्यूक्लियोटाइड्स में पाए जाने वाली 2 शर्कराओं के नाम सूत्र सहित लिखिए। तो राइबोस शर्करा C5H10O5 और दूसरी है डीऑक्सीराइबोस C5H10O4, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, डीएनए में कितनी न्यूक्लियोटाइड इकाइयाँ होती हैं, 18 में पूछा गया। डीएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिकृति के दौरान कौन सा एंजाइम डीएनए के कटे हुए टुकड़ों को जोड़ते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको डीएनए का ग्लू भी कहते हैं, लाइगेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, डीएनए को केंद्रक में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ के रूप में सर्वप्रथम किसने पहचाना, ठीक है। तो अल्टमान ने सन 1889 में डीएनए को केंद्रक में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ के रूप में सर्वप्रथम किसने पहचाना, अल्टमान ने 1889 में, 2019 में पूछा गया, ठीक है। चलिए अब ये वाला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, न्यूक्लियोसोम का नामांकित चित्र बनाइए तथा इससे संबंधित प्रोटीन का नाम लिखिए, 2019 में पूछा गया। और कैसे पूछा गया, न्यूक्लियोसोम का नामांकित चित्र बनाइए, एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में डीएनए कुंडली के कितने क्षार युग्म होते हैं, 22 में पूछा गया ऐसे। तो ये डायग्राम आपको बनाना है। उत्तर है, न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, याद रखना, इसकी संरचना निम्नवत है। एक प्रारूपो न्यूक्लियोसोम में डीएनए कुंडली के 204 युग्म, ठीक है, या 200 बेस पेयर होते हैं। इस तरह से आप लोगों को लिखना है, डायग्राम बनाना है। तो ये जो आपका है H2A H2B H3 H4 ईच 1/2, ठीक है, कोर डीएनए है ये लिंकर डीएनए और ये हिस्टोन है H1, ठीक है, इस तरह से लिख देना, बना देना। नेक्स्ट देखिए, डीएनए से डीएनए के निर्माण में कौन से एंजाइम भाग लेते हैं, 19 में पूछा गया। डीएनए पॉलीमरेज और पॉलीन्यूक्लियोटाइड लाइगेज। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा एंजाइम डीएनए के दोनों रज्जु को पृथक करने का कार्य करता है, 19 में पूछा गया, हेलिकेज। क्वेश्चन नंबर 12, पारक्रमण यानी ट्रांसडक्शन क्या है, 14 में पूछा गया। तो ट्रांसडक्शन या पारक्रमण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वायरस यानी विषाणु के द्वारा डीएनए का स्थानांतरण एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में किया जाता है। चलिए एक और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए, बहुत 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 ज़्यादा, ऐसा हुआ ही नहीं कि ये 2-3 नंबर में कभी पूछा ही ना जाए। तो डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए, ठीक है, 13, 14, 16, 17, 19, 22, ठीक है, और 20 में भी पूछा गया। डीएनए तथा आरएनए के बीच 2 रासायनिक अंतरों का उल्लेख कीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ भूल जाना लेकिन इसको जरूर याद रखना, ठीक है। तो डीएनए, ठीक है, इसी तरह से आपको बीच में लाइन बनानी है और इस तरफ लिखना है डीएनए और इस तरफ लिखना है आरएनए, ठीक है। तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, ठीक है, नाम से ही साबित हो रहा है, और आरएनए में राइबोस शर्करा होती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, थाइमिन नाइट्रोजन बेस होता है, थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल नाइट्रोजन बेस होता है। डीएनए में देखिए, अणु 2 लंबे कुंडलित तथा एक दूसरे के पूरक सूत्रों हेलिसेस का बना होता है, और जो आरएनए अणु में केवल एक ही सूत्र यानी हेलिक्स होता है, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, यह आनुवंशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल है और कोशिका में होने वाली सभी क्रियाओं पर आरएनए के द्वारा नियंत्रण करता है। आरएनए आनुवंशिक पदार्थ नहीं है और प्रोटीन संश्लेषण में विशेष योगदान देता है, कुछ विषाणुओं में ये आनुवंशिक पदार्थ के रूप में होता है। नेक्स्ट देखिए, डीएनए यह केवल केंद्रक के क्रोमेटिन सूत्र यानी क्रोमेटिन थ्रेड्स में ही पाया जाता है। आरएनए में देखिए, यह केंद्रक के केंद्रीय द्रव्य, केंद्रिका और कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है। डीएनए में देखिए, द्विगुणन यानी डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन के द्वारा अपने समान नए अणु उत्पन्न करता है। और द्विगुणन आरएनए में देखिए, द्विगुणन का गुण नहीं पाया जाता है, इसका निर्माण डीएनए अणुओं के द्वारा ट्रांसक्रिप्शन से होता है,
ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देख लेना। चलिए एक और क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, आनुवंशिक कोड या जेनेटिक कोड्स क्या है? आनुवंशिक कोड में पाए जाने वाले एक समारंभ व एक समापन कोडान को स्पष्ट कीजिए। 2016 में पूछा गया। आनुवंशिक कोड क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। देखिए कितनी बार पूछा गया, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए क्वेश्चन किस किस तरह से पूछा गया हर ईयर में। चलिए हम सीधे क्या करते हैं, आंसर में लिखते हैं आनुवंशिकी कोड या जेनेटिक कोड। ठीक है, तो इंग्लिश में ही ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, ये तो क्या हुआ कि उसका ट्रांसफॉर्म लिख दिया गया। ठीक है, आप अगर इंग्लिश में ही लिखोगे जेनेटिक कोड, GENETIC, जेनेटिक CODE कोड। ठीक है, तो जेनेटिक कोड। चलिए क्या लिखा है, आनुवंशिक कोड या जेनेटिक कोड DNA अणुओं में स्थित नाइट्रोजन क्षारकों का वह अनुक्रम है जिसमें प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के लिए संदेश निहित रहते हैं। ठीक है, कुछ भी हो, जो भी कोडान होता है वो प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, एक संदेश होता है, उसको mRNA पढ़ेगा और प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब हेडिंग पड़ेगी कोडान, उसी के अंदर है छोटी सी हेडिंग कोडॉन। तो न्यूक्लियोटाइड्स के उस समूह को जिसमें किसी एक अमीनो अम्ल के लिए संदेश या कोड हो कोडान कहते हैं, जैसे AUG, ये समारंभन कोडान होता है। एंटी कोडान, तो tRNA में उपस्थित उस 3 क्षारक समूह को जो mRNA में उपस्थित कोडान का एक पूरक हो एंटी कोडान कहते हैं। त्रिक कोड या ट्रिपलेट कोड, गैमो 1954, ठीक है, गैमो ने 3 अक्षरीय कोड की संभावना प्रकट की। DNA व RNA में कुल 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और लगभग 20 अमीनो अम्ल के विन्यास का कोड इनके विन्यास पर आधारित होता है। अगर यह मान लिया जाए कि प्रत्येक कोड केवल एक न्यूक्लियोटाइड का बना होता है तो इससे कुल 4 कोड बनेंगे जो केवल 4 अमीनो अम्लों के विन्यास को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर प्रत्येक कोड को 2 न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ माना जाए तो 4 × 4 केवल 16 कोड्स बनेंगे। ये भी 20 अमीनो अम्लों के लिए पर्याप्त नहीं है। तो 3 न्यूक्लियोटाइड्स के बने कोड से 4 × 4 × 4 64 कोड शब्द बनते हैं। ये 20 अमीनो अम्लों के लिए आवश्यकता से अधिक हो जाते हैं। अतः गैमो की 3 अक्षरीय कोड की संभावना सही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है श्रृंखला का समारंभन एवं समापन करने वाले कोडान। सिस्ट्रॉन के प्रथम कोडान को समारंभन कोडान, इनिशिएशन कोडान कहते हैं। यह पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के कोडित होने के संदेश को प्रारंभ करता है। अधिकतर श्रृंखलाओं में AUG समारंभन कोडान होता है। ये मेथियोनिन नामक अमीनो अम्ल को कोड करता है। इसी प्रकार सिस्ट्रॉन का अंतिम कोडान पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन करता है। इसे समापन कोडान, टर्मिनेशन कोडान कहते हैं। समापन कोडान 3 होते हैं, UAA, UGA तथा UAG। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रारंभ में जब इनके कार्य का ज्ञान नहीं था यह निरर्थक कोडान, नॉनसेंस कोडान कहलाते थे। इंपॉर्टेंट है। अब कभी कभी क्या होता है 1 या 2 नंबर में, ठीक है, आपसे कुछ टिप्पणियां पूछ लेता है, तो ये वाली टिप्पणियां बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये जो अनुलेखन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद कर लेना, का, खा, सा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है मैं उसी को बता रहा हूँ। तो का पे अनुलेखन है, खा पे बहुरूपता, गा पे स्थानांतरण और जैव सूचना विज्ञान, mRNA का ट्रांसक्रिप्शन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चलिए हम इसको देख लेते हैं। उत्तर आपका का अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन, DNA के रज्जुक कोड के रूप में निहित आनुवंशिक सूचनाओं का mRNA में प्रतिलिपिकरण अनुलेखन कहलाता है। इस प्रक्रिया के लिए RNA पॉलीमरेज नामक एंजाइम सहायक होता है। याद रखना, RNA पॉलीमरेज। सर्वप्रथम DNA के न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं, तत्पश्चात DNA रज्जुक अलग होकर सांचे के समान कार्य करने लगते हैं, जिसके अनुसार नई श्रृंखला में क्षारक क्रम व्यवस्थित होते हैं व H बंधों द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं। H का मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर की जो बैकबोन है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आपने ये तैयार कर लिया 100%, मैंने अभी तक जो भी बताया अगर सब कुछ भूल जाओ तो ये 5 नंबर आपके मिस नहीं होने चाहिए। क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा कभी नहीं हुआ है किसी भी ईयर में ये क्वेश्चन पूछा ना गया हो। ठीक है, इसको 100% रट लेना। और ये डायग्राम कैसे बनेगा इसको भी समझा दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका और दीर्घ है, यह बस्त्री है। DNA की आणविक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए तथा DNA के द्विगुणन में इसका महत्व समझाइए, या DNA की संरचना के वाटसन एवं क्रिक मॉडल को उपयुक्त चित्र बनाकर समझाइए। देखिए 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22 इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जा रहा है। या DNA क्या है, DNA की द्विकुंडलिनी संरचना का वर्णन कीजिए। ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल जिसको बोलते हो। DNA के किन्हीं दो न्यूक्लियोटाइड्स का चित्र बनाइए। ठीक है, 19 में से पूछा गया। वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत DNA के डबल हेलिक्स मॉडल का नामांकित चित्र बनाया। ठीक है, आप देख सकते हो कि
किस किस तरह से ये घुमा फिरा कर पूछा जाता है, लेकिन आंसर इसका यही होता है। ठीक है, तो आप लिखोगे न्यूक्लिक अम्ल, सबसे पहले लिखोगे न्यूक्लिक एसिड। सर्वप्रथम अल्टमान 1889 में, ठीक है, अल्टमान ने 1889 में केंद्रीय पदार्थ को निकालकर इसमें से प्रोटीन्स को पृथक किया तथा शेष फास्फोरस युक्त पदार्थ को अम्लीय होने के कारण न्यूक्लिक अम्ल कहा। ये दो प्रकार के होते हैं, डीएनए व आरएनए। अगली हेडिंग पड़ेगी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, यानी कि डीएनए तथा इसकी संरचना। देखिए, एक डीएनए यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये इसकी फुल फॉर्म होती है डीएनए की, याद रखना, ये भी पूछ सकता है एक नंबर में। अणु यानी एक डीएनए अणु एक बहुलक है जो आनुवंशिकी लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है, अतः इसे आनुवंशिक अणु मॉलिक्यूल ऑफ हेरिडिटी भी कहते हैं। 1953, ये जो सन है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1953 में वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए संरचना का द्विकुंडलित मॉडल यानी डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया। ये दो लंबी श्रृंखलाओं के बने दो कुंडल यानी हेलिसेस होते हैं जो आधारभूत रूप में विशेष इकाइयों, जिन्हें न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है, से बने होते हैं। इस प्रकार एक अणु में सहस्त्रों से लेकर लाखों तक न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, अर्थात ये श्रृंखलाएं पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं। इस प्रकार डीएनए की संरचना अनेक बहुलकों यानी पॉलीमर्स की श्रृंखलाओं के दोहरे होने से बनती हैं। ये श्रृंखलाएं काफ़ी लंबी तथा अणु अत्यधिक बड़े होते हैं। प्रत्येक श्रृंखला का प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड एक विशेष तथा जटिल संरचना है। यह स्वयं 3 प्रकार के अणुओं या मूलकों से मिलकर बना होता है, जिनमें, ठीक है, फिर आपको क्या करना है, ये वाला डायग्राम बनाना है। ठीक है, देख लो आप लोग, इस तरह से ये डायग्राम बनेगा और ये जो डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है और इसकी ये जो लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रॉम की होती है 10 वेस पेयर की। ठीक है, तो ये कैसे बना जाएगा, इसको मैं अलग वीडियो में आपको केवल डायग्राम बनाना सिखा दूंगा। ठीक है, फिर आप इसके नीचे लिख दोगे कि डीएनए मॉडल। ठीक है, चलिए, से मिलकर बना होता है, जिनमें देखिए नंबर 1 पड़ेगा एक पेंटोस शर्करा यानी पेंटोस शुगर डीऑक्सीराइबोस प्रकार की, अर्थात यह 5 कार्बन वाली शर्करा होती है। दूसरा एक फॉस्फेट मूलक जो एक अणु फास्फोरिक अम्ल यानी फास्फोरिक एसिड H3PO4 से बनता है। तीसरा एक नाइट्रोजन क्षारक या नाइट्रोजन बेस जो 2 प्रकार के तथा कुल 4 क्षारकों में से होता है। ये इस प्रकार हैं, कहाँ पे है, प्यूरिन प्रकार के, जिनमें 2N नाइट्रोजन रिंग होती हैं, एडेनिन और ग्वानिन। ठीक है, अगर आपसे पूछा है प्यूरिन बेस क्या है तो एडेनिन और ग्वानिन। तथा कहाँ है आपका प्रिमिडिन प्रकार के, जिनमें नाइट्रोजन की एकल रिंग होती है, उदाहरण है साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है, फिर देखिए डीएनए के एक अणु में डीऑक्सीराइबो शर्करा डीऑक्सीराइबो शुगर का एक अणु क्षारक यानी बेस के एक अणु से जुड़ा रहता है। इस यौगिक को डीऑक्सीराइबोसाइड कहते हैं। यह एक न्यूक्लियोसाइड है। अब यह न्यूक्लियोसाइड एक फास्फोरिक अम्ल H3PO4 से मिलकर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड बनाता है। न्यूक्लियोटाइड के एक अणु में क्षारक का अणु सदैव शर्करा के अणु से जुड़ता है। इसी तरह फास्फोरिक अम्ल, ठीक है, फास्फोरिक अम्ल का एक अणु भी शर्करा के एक अणु से जुड़ा रहता है। एक श्रृंखला में फास्फोडाइस्टर लिंकेज, ठीक है, 3' to 5' एक दिशा में तथा दूसरी श्रृंखला में 5' to 3' उल्टी दिशा में होते हैं। इस प्रकार डीएनए एक सीढ़ी की तरह लगता है। डीएनए का व्यास डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, ये वाला हेडिंग पड़ेगी डीएनए का द्विकुंडल प्रतिरूप। ठीक है, सन 1953 में वाटसन, क्रिक, विल्किंस व फ्रैंकलिन, जेडी वाटसन, FHC क्रिक, MHF विल्किंस एंड R फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण, ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस टेक्निक के द्वारा, तो एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज द्वारा डीएनए का द्विकुंडल प्रतिरूप यानी डबल हेलिकल मॉडल प्रस्तुत किया, जिस पर उन्हें सन 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि नोबेल प्राइज़ कब मिला। इस मॉडल के अनुसार डीएनए अणु पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के 2 स्ट्रैंड्स का बना होता है। दोनों स्ट्रैंड्स एक ही केंद्रीय अक्ष पर कुंडलित रहते हैं और अक्ष के चारों ओर एक द्विचक्राकार डबल हेलिकल संरचना बना लेते हैं। प्रत्येक चक्राकार संरचना में न्यूक्लियोटाइड्स के 10 युगल यानी 10 पेयर्स होते हैं और एक चक्र से दूसरे चक्र की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है, अर्थात एक न्यूक्लियोटाइड का दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अंतर 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। 5 × 174, ठीक है, कोलीफेज तथा 513 ई कोलाई फेज नामक वायरस में अपवाद स्वरूप डीएनए में पॉलीडीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला हुई होती है। ठीक है, ये वाली। प्रत्येक क्षारक युग में प्यूरिन प्रकार का क्षारक एडेनिन हमेशा प्रीमिडिन प्रकार के क्षारक थाइमिन से तथा ग्वानिन प्रकार का प्यूरिन क्षारक हमेशा प्रीमिडिन प्रकार के साइटोसिन क्षारक के साथ ही जुड़कर पगदंड का एक भाग बनाता है।
इसमें अन्य किसी भी प्रकार का युग्म संभव नहीं है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, रट लो बिल्कुल। ठीक है, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो और एक अच्छी सी कमेंट करो। फिर लिखा है डीएनए की संरचना का महत्व विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 2 देखिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है तभी आपको ये लिखना है। चलिए मैं इसको दिखा दे रहा हूँ कहाँ पे है, ये वाला डीएनए का महत्व तथा कार्य। ठीक है, तो इसको आपको देख लेना है। ठीक है, अगर मैं बोलूँगा इसको तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, आपकी वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसको आप अपने हिसाब से देख लो और नोट कर लेना। ठीक है, इस तरह से आपका जो डबल हेलिक्स मॉडल वाला है पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। चलिए, इस तरह से हमारा जो चैप्टर था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का आणविक आधार, जो आपका चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट था मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट बताया, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा क्योंकि आपके पास टाइम है नहीं। नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे मानव स्वास्थ्य तथा रोग। ठीक है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है उनको देखेंगे। ठीक है, अभी तक वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।